फॉस्फोराइलेशन में कितना एटीपी बनता है? हाँ, साइक्लिक में बनता है 3 एटीपी और नॉन साइक्लिक में कितना बनता है? 4 एटीपी बनता है। बच्चों कौन सा फोटोफॉस्फोराइलेशन में NADPH बनता है? NADPH सर नॉन साइक्लिक। नॉन साइक्लिक में, और साइक्लिक में NADPH नहीं बन पाता है। एक मिनट है, मैं यहाँ प्रॉब्लम हो रहा है कुछ होस्ट बनने में। मैं होस्ट नहीं बन पा रहा हूँ यहाँ पे। अभी मेरा वो सिप USTM वाले में चल रहा है क्लास। हाँ, लेकिन यहाँ मुझे मैसेज आया था यू आर नाउ होस्ट, बट मैं शेयर स्क्रीन कर रहा हूँ, शेयर ही नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ, हाँ। सर आप डिस्कस कर लीजिए। मैंने उनको बता दिया, एक मिनट है, पहले मैं उनको फोन कर रहा था। चलो आप लोग बच्चों बता दो मुझे, जो प्रोटॉन का जो डायरेक्शन था स्टार्टिंग में, क्या प्रोटॉन स्टार्टिंग में स्ट्रोमा से ल्यूमन में गया या ल्यूमन से स्ट्रोमा में गया? स्ट्रोमा से ल्यूमेन। स्ट्रोमा से ल्यूमन। और बाद में जब एटीपी सिंथेसिस हुआ, क्या एटीपी सिंथेसिस ल्यूमन में हुआ या एटीपी सिंथेसिस स्ट्रोमा में हुआ? स्ट्रोमा में सर। स्ट्रोमा में। और NADPH भी कहाँ पे बना? स्ट्रोमा में ही बना। स्ट्रोमा में। ठीक। तो अब हमें जरा आप लोग याद कर लो, जो माइटोकॉन्ड्रिया में मैंने आप लोगों को ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन पढ़ाया। जरा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन क्या हुआ? क्या एटीपी का बनना लाइट के प्रेजेंस में या एटीपी का बनना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में? ऑक्सीजन की प्रेजेंस है। और जो फोटोफॉस्फोराइलेशन है वो ऑक्सीजन का बनना किसके प्रेजेंस में? लाइट की। लाइट फोटोन के, सर। हाँ, फोटॉन्स के प्रेजेंस में। तो अब हमें चलो अगर आप लोग लिख सकते हैं, आप लोग खुद लिख लो फिलहाल, हाँ? और हेडिंग डाल दो वहां पे, डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडेटिव एंड फोटोफॉस्फोराइलेशन। डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडेटिव एंड फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो अब आप लोग 2 कॉलम बना लेना, और एक कॉलम में जो है आप लोग लिख लेना ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, और दूसरा में लिख लेना फोटोफॉस्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव फोटोफॉस्फोराइलेशन और दूसरे में लिख लेना जो है फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो अब बच्चों लिख लो आप लोग उसमें ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में सारे जो हैं, अब लेफ्ट वाले कॉलम में ऑक्सीडेटिव लिख लेना, और राइट वाले कॉलम में अब फोटोफॉस्फोराइलेशन ना, जितने भी बच्चे हैं। तो लिखो इसमें ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में पहला पॉइंट, इट ऑकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया। इट ऑकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया। और बच्चों जो फोटोफॉस्फोराइलेशन लिख लेना, उसका लिख लेना इट ऑकर्स इन क्लोरोप्लास्ट। इट ऑकर्स इन क्लोरोप्लास्ट। आप लोग दोबारा से वहीं पे रहना, मैं लॉग आउट करता हूँ। मैं एक मिनट, उन्होंने बना लिया, मैं शेयर कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ? नाउ इट इज ओके। चलो, मैंने आप लोगों को कहा था लिखने के लिए कि डिफरेंस
between oxidative and photophosphorylation. और इसमें आप लोगों को एक कॉलम में लिखना था ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, और दूसरा वाला कॉलम में जो है आप लोग लिख लेना फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो अब हम लोग इनका डिफरेंस देखेंगे। तो बच्चों डिफरेंसेस में आप लोग पहला वाला डिफरेंस लिख लेना, इट occurs in mitochondria। और इसमें लिख लेना इट occurs in chloroplast। It occurs in mitochondria and it occurs in chloroplast। So इसमें लिख लेना ATP is synthesized in mitochondrial matrix in presence of ETC and what? Oxygen। So यहाँ पे लिख लेना ATP is synthesized। जो कहाँ में ATP synthesize होता है, क्या ल्यूमन में या स्ट्रोमा में? स्ट्रोमा में। स्ट्रोमा में। CF1। Very good। In presence of ETC and light। लाइट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है और प्लस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन वहां पे भी है, और जो प्रोटॉन्स वगैरह को ट्रांसपोर्ट करता रहता है। ठीक। सो इसमें लिख लेना प्रोटॉन ग्रेडियंट इज प्रोड्यूस या डेवलप अक्रॉस, जरा कौन सा मेम्ब्रेन? इनर माइटोकॉन्ड्रियम। हाँ वेरी गुड, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। तो इसमें लिख लेना प्रोटॉन ग्रेडियंट इज प्रोड्यूस अक्रॉस किसका मेम्ब्रेन? थाइलाकोइड मेम्ब्रेन। वेरी गुड, अक्रॉस थाइलाकोइड मेम्ब्रेन। तो बच्चों अब बता दो मुझे कि जो ये प्रोटॉन जो जब ग्रेडियंट बना तो प्रोटॉन कहाँ पे एक्युमुलेट होता है? क्या प्रोटॉन एक्युमुलेट होता है इनर साइड ऑफ, हाँ वेरी गुड, यहाँ पे इनर साइड ऑफ इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन या आउटर साइड ऑफ इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन? आउटर। वेरी गुड। सो प्रोटॉन्स एक्युमुलेट in intermembrane space। in intermembrane space, और वो intermembrane space था outside, that is outside to inner mitochondrial membrane। जरा फोटोफॉस्फोरिलेशन का खुद लिख लो क्या होगा ये वाला पॉइंट। ल्यूमेन। हाँ वेरी गुड, प्रोटॉन्स एक्युमुलेट इन ल्यूमेन। प्रोटॉन्स एक्युमुलेट इन ल्यूमेन, क्या होगा वो? दैट इज इनसाइड द थाइलाकोइड मेम्ब्रेन या आउटसाइड द थाइलाकोइड मेम्ब्रेन? इनसाइड। वेरी गुड, that is inside the thylakoid membrane।
तो ये था कुछ डिफरेंसेस between the oxidative phosphorylation and the photophosphorylation. Are you done with this? Sir. Yes, sir. So अब आप लोग नेक्स्ट पॉइंट लिख लेना, नेक्स्ट डिफरेंस लिख लेना. Proton gradient is produced by the light energy. और बच्चों यहाँ पे लिख सकते हैं proton gradient is produced by the energy released during oxidation and reduction. Reduction of electron carriers. In ETC. आप लोगों को याद है ना, माइटोकॉन्ड्रिया में जब कॉम्प्लेक्स 1 से कॉम्प्लेक्स 2 में गया था, तो कॉम्प्लेक्स 1 का इलेक्ट्रॉन कैरियर क्या क्या था Iron, sir. बच्चों? कॉम्प्लेक्स 1 का क्या क्या था? एक क्या बताया था? आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स. और एक क्या बताया था? FMN. तो वही FMN पहले रिड्यूस होगा, बाद में ऑक्सीडाइज होगा, और जब वो इलेक्ट्रॉन आगे देगा आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स को, तो वहां में एक फ्री एनर्जी रिलीज होगा, और वो फ्री एनर्जी जो है वो हेल्प करता है प्रोटॉन ग्रेडियंट कन्वर्ट करने में. तो इसीलिए हम लोग कहेंगे कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन की वजह से जब इलेक्ट्रॉन कैरियर का होता है तो वहां से एनर्जी निकलता है, एंड दैट एनर्जी इज यूज्ड टू क्रिएट द प्रोटॉन ग्रेडियंट. Sir, क्या this is, हाँ sir, हाँ, this point is interchange. अच्छा ये इंटरचेंज हो गया. Yes, हाँ, sir. ये वाला आप लोग इस साइड लिख लेना, ये वाला पॉइंट, और ये वाला पॉइंट आप लोग इस साइड लिख लेना. ठीक है, हम लोगों ने लेफ्ट वाले कॉलम में ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन लिखा था, और राइट वाले कॉलम में हमने फोटो, इसीलिए ये वाला और इसमें लिख लेना, और ये वाला इसमें लिख लेना. चलो, तमन्ना का कुछ डाउट है? तमन्ना कोई डाउट है? आपने हैंड रेज किया. नो सर. तो ये वाला प्लीज आप सही कर देना, इसको इस साइड लिख लेना और इसको इस साइड लिख लेना. क्या कोई और डिफरेंस आपको लग रहा है ऑक्सीडेटिव और फोटोफॉस्फोरिलेशन के बीच में होगा? चलो, क्या कोई आप सिमिलरिटी बता सकते हैं? व्हाट इज द सिमिलरिटी बिटवीन ऑक्सीडेटिव एंड फोटोफॉस्फोरिलेशन? सिमिलरिटीज क्या क्या होगा? प्रोटॉन ग्रेडियंट प्रोड्यूस होता है, प्रोटॉन मोटिव प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डेवलप होता है, एटीपी सिंथेस यूज होता है. एटीपी सिंथेस का F0 F1 पार्टिकल है. तो F0 पार्टिकल, अगर आप लोग यहाँ में एक और डिफरेंस लिख सकते हैं कि F0 पार्टिकल जरा बता दो किसमें प्रेजेंट था? एटीपी सिंथेस यहाँ में बता दो कहाँ में प्रेजेंट है Oh, yeah. बच्चों? एटीपी सिंथेसिस प्रेजेंट इन इनर F1, sir. माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, है ना? जी सर. हाँ, तो अब बता दो मुझे, फोटोफॉस्फोरिलेशन में कहाँ में एटीपी सिंथेस प्रेजेंट होता है? जल्दी से. अरे थाइरोकाइड मेम्ब्रेन में था ना? यस सर. हाँ, तो एटीपी सिंथेसिस प्रेजेंट इन थाइरोकाइड मेम्ब्रेन. इसको खाली इंटरचेंज करना, ये सेम रहेगा. एंड दिस इज फॉर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, दिस इज फॉर फोटोफॉस्फोरिलेशन. हम लोग का एटीपी सिंथेस प्रेजेंट था माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में, और लेकिन बच्चों यहाँ में एटीपी सिंथेस जो है वो प्रेजेंट है थाइरोकाइड मेम्ब्रेन में. डन? जरा
F1 पार्टिकल किसको फेस करता है? सर मैट्रिक्स को। वेरी गुड। F1 पार्टिकल फेसेस व्हाट? मैट्रिक्स। और यहाँ में बता दो F1 CF1 पार्टिकल किसको फेस करता है? स्ट्रोमा सर। वेरी गुड। CF1 पार्टिकल फेसेस स्ट्रोमा। तो आप लोग बहुत सारा डिफरेंस लिख सकते हैं। तो अगर आप लोगों ने समझ लिया गया होगा तो काफी सारा डिफरेंस आप और भी लिख सकते हैं। तो फिलहाल हम इस पे कंक्लूड करेंगे। So this was the first phase of the photosynthesis and that was the light reaction. तो बच्चों अब फेज सेकेंड जो है दैट इज डार्क रिएक्शन। तो अब आप लोग यहाँ में हेडिंग कर लेना फेज सेकेंड, और वो फेज सेकेंड आप लोगों को बताया था मैंने डार्क रिएक्शन हुआ। और इसी को एनसीईआरटी ने लिखा है वेयर आर द एटीपी एंड NADPH यूज्ड। तो ये एनसीईआरटी का हेडिंग। तो अब हम लोग उस डार्क रिएक्शन को देख लेंगे क्या होता है और एटीपी और NADPH कैसे यूज होगा यहाँ पे। जरा आप लोग बता दो मुझे लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या क्या है? चलो एटीपी एंड NADPH। वेरी गुड। एटीपी NADPH। क्या कोई और चीज है प्रोडक्ट लाइट रिएक्शन का इन दोनों के बगैर? ऑक्सीजन। वेरी गुड। एंड ऑक्सीजन आर द प्रोडक्ट्स ऑफ व्हाट? आर द प्रोडक्ट्स ऑफ व्हाट? लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन। सो इसमें लिख लेना ऑक्सीजन इज इवॉल्व। Oxygen is evolved outside, but ATP and NADPH. But ATP and what? NADPH are used in dark. सर प्रीवियस स्टेज। Just थोड़ा wait सा। one. O2 is evolved outside, but ATP and NADPH ओके सर। तो बच्चों यहाँ पे लिख लेना यूज्ड इन डार्क रिएक्शन। तो इसमें लिख लेना along with ATP and NADPH, along with ATP and NADPH, CO2 and water are also utilized in dark reaction. तो बच्चों अब यहाँ में जो ATP होगा NADPH होगा, लेकिन और जरूरत होता है कार्बन डाइऑक्साइड का भी, और जरूरत होता है वाटर का भी, और वो वाटर और वो कार्बन डाइऑक्साइड भी यूज होता है, लेकिन इस NADPH और ATP के साथ साथ। तो देखो अब इन प्रेजेंस ऑफ ATP and NADPH, the carbon dioxide is reduced to sugars in presence of ATP and NADPH. The carbon dioxide is reduced to sugars inside the stroma of
chloroplast. Inside the stroma of chloroplast. Stop करके लिखना. This synthesis of food, और ब्रैकेट में लिखना that is sugars, या ऑब्लिक करके लिखना कार्बोहाइड्रेट. This synthesis of food in the stroma of chloroplast is called as dark reaction. Clear? Yes, sir. This synthesis of food, that is sugars or carbohydrate in stroma of chloroplast, is called as dark reaction. Because thus dark reaction is a biosynthetic phase. Thus dark reaction is biosynthetic phase of photosynthesis. Photosynthesis. That does not directly depend upon the light. But is dependent on the products of light. जरा बच्चों किन products of light पे dependent है वो? Products of light reaction. जरा किन light reaction के product पे वो dependent है? ATP and what? NADPH. अब याद रख लेना, ATP और NADPH लाइट रिएक्शन में बनता है. तो बच्चों फोटोसिंथेसिस में इस डार्क फेज में लाइट का कोई रोल नहीं है, डायरेक्ट रोल, लेकिन लाइट इनडायरेक्टली रोल प्ले कर रहा है. तो क्योंकि अगर ATP NADPH नहीं बनेगा तो डार्क रिएक्शन नहीं होगा, और अगर वो बनेंगे तो डार्क रिएक्शन होगा. तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि डार्क रिएक्शन अंधेरे में होगा. तो डार्क रिएक्शन कोई अंधेरा में नहीं होगा, डार्क रिएक्शन लाइट में ही होता है. तो अब ये डार्क रिएक्शन एक नाम जो है ये मिसनोमर है, मतलब इनअप्रोप्रिएट है. ये कोई अप्रोप्रिएट नाम नहीं है. मैं दोबारा से बता दूंगा आपको कि कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर का प्लांट फिक्स करता है और बनाता है खाना हमारे लिए और अपने लिए भी, और वो शुगर होता है वो खाना. तो अब वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करने के लिए हमें लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट्स यूज होता है. एक यूज होगा ATP, एक यूज होगा NADPH, और प्लस एटमॉस्फेयर से वो लेगा कार्बन डाइऑक्साइड. तो लेकिन ये लाइट रिएक्शन में लाइट का डायरेक्ट रोल है, डार्क रिएक्शन में लाइट का कोई डायरेक्ट रोल नहीं है. तो लेकिन इंडिपेंडेंट जो है ये इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है लाइट पे, बिकॉज ये लाइट के प्रोडक्ट्स को यूज करता है, एक ATP को और NADPH को. सो इसमें लिख लेना 10 the name dark reaction, thus the name dark reaction is misnomer. और मिसनोमर का ब्रैकेट में लिख लेना आप इनअप्रोप्रिएट. ये सही नहीं है, इनकरेक्ट है, इनअप्रोप्रिएट है. Thus the name dark reaction is misnomer, as dark reaction also occurs
also occurs during light. Clear? बच्चों क्या ये डार्क रिएक्शन का मतलब है कि डार्क रिएक्शन खाली अंधेरे में होगा या डार्क रिएक्शन लाइट में भी होता है? लाइट में ही होगा, हाँ? तो लेकिन अब डायरेक्ट रोल नहीं है, इसीलिए फिर नाम दिया डार्क रिएक्शन। तो मिसनोमर का मतलब क्या होता है? इनअप्रोप्रिएट या इनकरेक्ट नेम। आर यू डन विद दिस? यस सर। हाँ, तो इसमें लिख लेना आप नेक्स्ट पॉइंट, डार्क रिएक्शन is also called as Blackman's reaction. Blackman's reaction or biosynthetic phase. So इसमें आप लिख लेना डार्क रिएक्शन occurs differently. Dark reaction occurs differently in different photosynthetic organisms. Dark reaction occurs differently in different photosynthetic organisms. देखो नेक्स्ट पॉइंट इसी में लिख लेना, the various ways of dark reaction are, तो पहला वाला जो है वो लिख लेना इसमें आप लोग C3 साइकिल, और बच्चों दूसरा वाला जो है लिख लेना आप C4 साइकिल, और देन आप लोग लिख लेना कैम साइकिल। अब ये डार्क रिएक्शन एक ही तरह का नहीं होता है हर किसी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म में, तो डिफरेंट फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म में डिफरेंटली होता है। तो एक हमें पढ़ना है C3 साइकिल, या इसको हम लोग C3 पाथवे भी कहेंगे, और या C4 साइकिल या C4 पाथवे, और या कैम साइकिल या कैम पाथवे। तो अब हमें इनके बारे में सीखना है, C3 साइकिल के बारे में, C4 साइकिल के बारे में और कैम साइकिल के बारे में। तो बच्चों इसमें आप लोग पहला वाला हेडिंग कर लेना और लिख लेना C3 साइकिल, और इस C3 साइकिल को हम लोग ऑल्सो कहते हैं कैल्विन साइकिल। सो इसमें पहला पॉइंट लिख लेना आप, इट्स अ cyclic metabolic process. It's a cyclic metabolic process that is discovered by Kelvin and Melvin. Yeah, Melvin, Kelvin and co-workers. And co-workers. और अगर co-worker कभी पूछा जाए तो ब्रैकेट में लिख लेना एंडी बेंसन।
तो ज्यादातर आप लोगों को याद रखना होता है यही मेल्विन केल्विन का। So it's a cyclic metabolic process that is discovered by Melvin Calvin. So it occurs in stroma of chloroplast. बच्चों डार्क रिएक्शन कहाँ पे होता है? स्ट्रोमा में होता है ना, तो इसीलिए C3 साइकिल भी किसका फेज है? डार्क रिएक्शन का ही, तो इसीलिए ये भी कहाँ में होगा? स्ट्रोमा में ही होगा। क्लियर? Yes, sir. तो अब देख लो बच्चों, इसमें हमने क्या कहा है कि जो यूज करा गया था एक एल्गी, और उस एल्गी का नाम था क्लोरेला, और बाय द हेल्प ऑफ रेडियो एक्टिव कार्बन 14। सो इसमें लिख लेना आप यहाँ पे रेडियो एक्टिव कार्बन 14 is used या were used by Calvin in क्लोरेला। और बच्चों क्लोरेला के ब्रैकेट में लिख लेना, और ये एक एल्गी है। Radioactive C14 were used by Calvin in chlorella to study photosynthesis. And he discovered that the first CO2 fixation product is a 3-carbon compound. Is a 3-carbon compound या is a 3-carbon organic acid. और बच्चों उस ऑर्गेनिक एसिड का नाम था 3-फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड, जो हमने ग्लाइकोलाइसिस में भी देखा था। 3-फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड। और अगर हम लोग इसको आयनिक फॉर्म में नाम दें तो नाम देंगे 3-फॉस्फोग्लाइसरेट। बच्चों क्या बताया था मैंने ग्लाइकोलाइसिस में, इसको शॉर्टली कहते हैं 3PGA बताया था। तो फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड को या फॉस्फोग्लाइसरेट को हम शॉर्टली जो है 3PGA कहते हैं, 3-फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड। अब इसी के बेसिस पे कि जब कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होगा, और कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होके एक पहला कार्बन कंपाउंड जो बनता है, और वो है 3 कार्बन कंपाउंड, और उसको 3-फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड कहते हैं। और इसी वजह से फिर जाके इसका नाम जो है पड़ा C3 साइकिल। ठीक है, लिखो इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिख लेना, ड्यू टू द प्रेजेंस of 3 carbons, the presence of 3 carbons in 3-phosphoglyceric acid, the Calvin cycle was named as C3 cycle. Clear? बच्चों जब कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होगा इसमें, जरा बता दो क्या होगा पहला कार्बन कंपाउंड जो यहाँ में बनता है 3-कार्बन कंपाउंड? What is that 3-कार्बन कंपाउंड फाउंड? 3-phosphoglycerate. और इसमें आपको ग्लाइकोलाइसिस में सीखा था, इसमें 3 कार्बन थे, तो इसके 3 कार्बन की वजह से फिर इस साइकिल का नाम पड़ा C3 साइकिल। तो अब ये C3 साइकिल जो है
ये हर किसी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म में होता है। सो इसमें लिख लेना C3 cycle occurs in all type of photosynthetic organism. और अब हम लोग इस C3 साइकिल का फेजेस देखेंगे। तो बच्चों हेडिंग कर लेना आप फेजेस ऑफ C3 साइकिल। और इसे क्वेश्चन बहुत आता है, तो इसे और इजी भी है, कोई टफ नहीं है। फेजेस ऑफ C3 साइकिल, तो इसमें लिख लेना आप C3 साइकिल is completed in 3 phases. C3 cycle is completed in 3 phases such as, तो बच्चों पहला वाला फेज जो है you can write there, जैसे कार्बोक्सिलेशन है। और सेकेंड फेज जो है you can write there रिडक्शन। और तीसरा फेज जो है वो याद रख लेना आप रीजेनरेशन। डन। अब कितने फेजेस में C3 साइकिल कंप्लीट हो जाएगा? 3 phases. 3 phases में। व्हाट इज द फर्स्ट फेज? कार्बोक्सिलेशन। सेकंड इज रिडक्शन। और तीसरा वाला क्या है? रीजेनरेशन। Regeneration. तो मैं आपको पहले एक एनसीईआरटी का एक सिंपल सा डायग्राम दिखाऊंगा और फिर उस सिंपल सा डायग्राम को मैं थोड़ा सा और जो है एक्सप्लेन कर दूंगा और जो एग्जैक्टली हमें देखना है। तो पहले ये फेजेस हम इसी डायग्राम से कंप्लीट कर लेंगे। देखो बच्चों, यहाँ में सबसे पहले जो कंपाउंड यूज होता है उसको हम लोग कहते हैं राइबोलोज 1,5-बिसफॉस्फेट। राइबोलोज 1,5-बिसफॉस्फेट। और ये राइबोलोज 1,5-बिसफॉस्फेट को हम लोग शॉर्टली RUBP कहते हैं। RUBP। तो अब ये RUBP राइबोलोज 1,5-बिसफॉस्फेट का जो है सबसे पहले यहाँ में कार्बोक्सिलेशन होता है। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट में लिखेंगे कार्बोक्सिलेशन। पहले मैं आपको एनसीईआरटी वाला पैटर्न, क्योंकि कभी कभार एनसीईआरटी से डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आता है तो उसमें एग्जैक्टली एनसीईआरटी का डायग्राम ही कॉपी पेस्ट किया जाता है। और ये यहाँ में स्टेप फर्स्ट है। सो दिस इज द स्टेप फर्स्ट है। और इस स्टेप फर्स्ट में अब क्या होगा? कार्बोक्सिलेशन होगा। और किसका कार्बोक्सिलेशन होगा? राइबोलोज 1,5-बिसफॉस्फेट का। और यहाँ में एक 3 कार्बन कंपाउंड बनेगा। जरा बता दो मुझे उस 3 कार्बन कंपाउंड का नाम। अब आप एकदम से क्या है पहला 3 कार्बन कंपाउंड जो इस कैल्विन साइकिल में बनता है? 3-फॉस्फोग्लाइसरेट, 3-phosphoglycerate. है ना? और उस 3-फॉस्फोग्लाइसरेट का आप लोगों को बताया था मैंने, शॉर्टली कहते हैं 3PGA। तो अब इसका मतलब यहाँ से हमें कार्बन डाइऑक्साइड भी लाना है। कार्बन डाइऑक्साइड भी आता है और बच्चों वाटर भी यूज होता है, दोनों यूज होगा। और जो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये आएगा एटमॉस्फेयर से। और इस स्टेप को हम लोग कहते हैं कार्बोक्सिलेशन, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का ऐड होना। अब बताओ किस पे कार्बन डाइऑक्साइड ऐड होता है? राइबोलोज 1,5-बिसफॉस्फेट, और जिसको RUBP। और जब CO2 बनेगा ये
अब अगर मैं आप लोगों को कहूंगा राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट में 5 कार्बन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड में 1 कार्बन होता है, क्या कोई बच्चा मुझे बताएगा कितने फॉस्फोग्लाइसरेट बनेंगे? इफ आई विल टेल यू कि राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट में 5 कार्बन एटम होता है और बच्चों उसमें 1 कार्बन डाइऑक्साइड ऐड होता है, तो जरा 5 कार्बन और ये 1 कार्बन कितने कार्बन होंगे? 6। क्या Yes, sir. कोई बच्चा बताएगा मुझे ये 3 फॉस्फोग्लाइसरेट कितना बनेगा इधर? 1 या 2 या 3? अभी बताया था मैंने आपको फॉस्फोग्लाइसरेट में कितने कार्बन होते हैं? Sir, 3. वेरी गुड, 3 है ना। तो ये 5 और ये 1 हो गया 6। अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा कि ये वाला जो है इसमें 5 कार्बन होते हैं और बच्चों मैं कहूंगा इसमें 3 कार्बन होता है। अब बताओ मुझे 5 और 1 कितना हो गया? 6। तो अगर मैं 6 को बांट दूं 3-3 करके, तो दैट मीन्स ये वाला कितना मॉलिक्यूल बनेगा? 2 बन जाएगा। 2. फिर 3 इंटू 2 6, मतलब 5 प्लस 1 हो गया 6। अब क्या था सेकेंड फेज इसका C3 साइकिल का? Reduction. वेरी गुड। तो अब क्या होगा, नेक्स्ट फेज जो है इसका रिडक्शन होगा, तो मैं यहाँ पे रिडक्शन लिखूंगा। आई विल राइट हियर रिडक्शन और इस रिडक्शन का नाम दूंगा मैं स्टेप सेकेंड। तो अब ये रिडक्शन से जो ये वाला मॉलिक्यूल है क्या नाम है इसका, 3 फॉस्फोग्लाइसरेट, बच्चों ये रिड्यूस होके बनता है ट्रायोस फॉस्फेट, एक ट्रायो शुगर बनता है। वो मैं अभी आपको बता दूंगा, वो होता है 3 फॉस्फोग्लाइसरल्डिहाइड। तो अब उस रिडक्शन के लिए सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, हर किसी कार्बन के लिए 2 एटीपी यूज होगा। हर किसी कार्बन के लिए 2 एटीपी यूज होगा। अगर मैं यहाँ पे कहूंगा कि ये रिडक्शन है इधर, ये वाला स्टेप, तो इस रिडक्शन में कहूंगा मैं यहाँ में 2 एटीपी आया और बच्चों मैं कहूंगा यहाँ में 2 NADPH आया। और आप लोगों को पता है कि जहां में भी NADPH होता है बच्चों, एक NADPH के साथ कितना प्रोटॉन होता है? 1। और 2 NADPH के साथ कितना प्रोटॉन होगा? साथ में 2 प्रोटॉन होगा। 2 तो proton. अब यहाँ में जरा ATP अब किस में कन्वर्ट होगा? ADP में। और प्लस NADPH किस में कन्वर्ट होगा? NADP पॉजिटिव। और Positive. बच्चों ये ATP ओवर ब्रेक हो जाएगा कितने फॉस्फेट में? इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में, 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। तो दैट मीन्स एक कार्बन के लिए फिलहाल यूज हुआ 2 ATP और एक कार्बन के लिए फिलहाल यूज हुआ 2 NADPH इस रिडक्शन प्रोसेस में। फिलहाल आप इतना याद रख लेना। और जब ये रिड्यूस हो जाएगा तो रिड्यूस होके यहाँ में आपको याद रखना है एक ट्रायो शुगर बनता है और वो ट्रायो शुगर जो इधर बनेगा वो होगा 3 फॉस्फोग्लाइसरल्डिहाइड। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 3 फॉस्फोग्लाइसरल्डिहाइड। अगर आपको याद होगा इस 3 फॉस्फोग्लाइसरल्डिहाइड का आप लोगों को मैंने कहा था इसको 3PGAL कहते हैं। और जो इस 3PGAL में कितने कार्बन होंगे? 3 कार्बन। तो अब बता दो इस 3 कार्बन एटम वाले शुगर को कौन सा शुगर कहते हैं हम लोग? Ribose ट्रायोस, sugar. ट्रायोस कहते हैं। हाँ? Ribose. और उसके साथ फॉस्फेट अटैच है तो कहेंगे ट्रायोस फॉस्फेट कहेंगे। तो ट्रायोस फॉस्फेट का मतलब कितने कार्बन है?
ट्रायोस फॉस्फेट का मतलब कितने कार्बन है? 3 कार्बन है। ट्रायोस शुगर हम उन शुगर्स को कहते हैं और जिनमें 3 कार्बन होते हैं। सो इसका मतलब यहाँ में भी 3 कार्बन है। तो क्या कोई बच्चा मुझे बताएगा कितना मॉलिक्यूल्स ऑफ बनेगा 3-फॉस्फोग्लाइसरॉल्डिहाइड का? कैन एनीवन विल टेल मी कितना मॉलिक्यूल बनेगा? अगर यहाँ में 2 फॉस्फोग्लाइसरॉल्डिहाइड बना है तो यहाँ पे ये कितने होंगे? बहुत सिंपल है। इसमें कितने कार्बन थे? 3 कार्बन। तो इसमें भी क्या है, ये कौन सा शुगर है? ट्रायोस शुगर। तो दैट मीन्स इसमें भी कितने कार्बन होंगे? 3 ही होंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे चाहे एनसीईआरटी ने इसको डब्बा में रखा है तो चलो हम लोग इसी को रखेंगे बॉक्स में, और इसी के 3 कार्बन एटम यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। ट्रायोस शुगर मतलब वो शुगर जिसमें 3 कार्बन होता है। पेंटोस शुगर वो शुगर जिसमें 5 कार्बन एटम होता है। हेक्सो शुगर वो शुगर जिसमें 6 कार्बन एटम होता है। तो अब इन्हीं ट्रायोस शुगर में से एक शुगर जो है यूज होगा इन्हीं में, और बच्चों इनमें जब यूज होगा और यहाँ पे मिल जाएगा हमें सुक्रोज। और यहाँ पे आप लोग लिख लेना सुक्रोज बनेगा इससे, और बच्चों स्टार्च बनेगा इससे। तो मींस यहाँ से फूड बन रहा है, ठीक है। और कुछ जो है रीजनरेशन के लिए यूज होंगे, तो अब इसमें से यहाँ आएगा और कुछ यहाँ वापस आएगा, यहाँ से वापस आएगा, और यहाँ से तीसरा स्टेप जो है दैट विल बी रीजनरेशन। और वो रीजनरेशन जो है वो यहाँ में स्टेप 3 होगा। मैं यहाँ पे लिखूंगा स्टेप 3, और ये स्टेप 3 जो होगा एंड दिस इज द रीजनरेशन। अब बताओ किसका रीजनरेशन होगा? किसका रीजनरेशन होगा वापस? राइबोलोस 1,5-बिसफॉस्फेट का। तो इसीलिए मैंने आप लोगों को कहा था कि C3 साइकिल एक साइक्लिक मेटाबॉलिक प्रोसेस है। और यहाँ में साइक्लिक क्यों है? क्योंकि RUPP से स्टार्ट होता है और RUPP वापस बनता है। और इस रीजनरेशन में यहाँ में और ATP मॉलिक्यूल यूज होगा, और ये ATP आएगा और ये ATP बन जाएगा ADP प्लस। नहीं, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट तो नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ में एक ही फॉस्फेट है, यहाँ 1,5-बिस फॉस्फेट है, तो इस ATP का फॉस्फेट यूज होगा इसमें। तो इसीलिए खाली हम यहाँ पे लिखेंगे ATP इज कन्वर्टेड इनटू ATP। डन? यस सर। तो अब 3 स्टेप होते हैं कैल्विन साइकिल के। एक को कहते हैं कार्बोक्सिलेशन, और बच्चों दूसरे को कहते हैं हम लोग रिडक्शन, और तीसरे को हम कहते हैं रीजनरेशन। कार्बोक्सिलेशन में राइबोलोस 1,5-बिसफॉस्फेट के कार्बन डाइऑक्साइड ऐड होता है, और रिडक्शन में रिड्यूस हो जाता है ये 3-फॉस्फोग्लाइसरॉल्डिहाइड, और ये रिड्यूस होता है इसमें PgAl में, फॉस्फोग्लाइसरॉल्डिहाइड में। लेकिन रिडक्शन के लिए तो NADPH होता है, बस एनर्जी भी चाहिए, और वो एनर्जी यहाँ पे ATP के फॉर्म में चाहिए। और ये यहाँ पे कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं लिखना इधर, दिस इज नथिंग है। और यहाँ पे अब बता दो अभी तक एक कार्बन डाइऑक्साइड के लिए पर कार्बन डाइऑक्साइड, अब बता दो मुझे कितना ATP आपको लग रहा है यूज हो रहा है? बच्चों अगर मैं आप लोगों को कहूंगा एक कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए कितना ATP यूज हो रहा है कैल्विन साइकिल में? हाँ, 3 ATP। वेरी गुड, 3 ATP। और कितना NADPH? सर 2। NADPH। तो यहाँ पे आप लोग ग्लूकोज भी लिख सकते हैं, ये है ना, ये ट्राइओस फॉस्फेट बेसिकली ग्लूकोज बनाएगा, और फिर उस ग्लूकोज से सुक्रोज और स्टार्च बनेगा। तो क्या ये पूरा ग्लूकोज का सिंथेसिस यहाँ में हो रहा है
या बच्चों जस्ट ये एक राउंड है केल्विन साइकिल का। ग्लूकोज में कितने कार्बन होंगे? ग्लूकोज में कितने कार्बन होंगे? एक ही या 6 होंगे? बच्चों ग्लूकोज में एक कार्बन होता है या 6 कार्बन होगा? 6 कार्बन। जरा यहाँ पे देख लो आप, मैं आपको अभी और समझा देता हूँ। ये एनसीईआरटी ने बड़ा लिमिटेड वे में दिया है, मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन इसके बाद और दूंगा और सिखाऊंगा। ये ट्राइओस फॉस्फेट अगर बन जाएगा या ग्लूकोज बन जाएगा या सुक्रोज बनेगा, स्टार्च बनेगा, वो कैसे बनेगा वो भी मैं आपको समझा दूंगा। फिलहाल आप लोग बता दो मुझे, इस राइबोलोस 1,5 बिसफॉस्फेट में कितने कार्बन थे? 5। और इस कार्बन डाइऑक्साइड में क्या था? 1। 5 और 1 कितना हो गया? 6। और यहाँ में भी 3 कार्बन है तो 2 में होंगे 6। और यहाँ में भी 3 कार्बन है, 2 में होंगे 6। लेकिन अब बता दो बच्चों, यहाँ में से 6 कार्बन आया था तो 6 कार्बन में 5 कार्बन किसके लिए वापस गया? ये आप अंडरस्टैंड कर लो। वेरी गुड। राइबोलोस 1,5, यहाँ में 5 और 1 हो गया 6 कार्बन। तो 6 कार्बन यहाँ तक आया बराबर 6 कार्बन यहाँ तक भी। लेकिन 6 कार्बन में से 5 कार्बन इधर वापस चला गया। तो अब बता दो इतना यहाँ से कितना कार्बन गया? अब एक ही। अब आप लोग ही बता दो, क्या एक कार्बन ग्लूकोज बना सकता है? नहीं। ग्लूकोज में कितने कार्बन है? 6 कार्बन। 6। तो अब बता दो मुझे, क्या यहाँ में ये एक राउंड ऑफ केल्विन साइकिल है या यहाँ में ये वो केल्विन साइकिल है जिसने हमें ग्लूकोज बना के दिया? सर 1 राउंड ऑफ केल्विन साइकिल। 1 राउंड। अब आप लोग ही बता दो, अगर हम लोग कहेंगे कि एक ग्लूकोज बनने के लिए कितने केल्विन साइकिल के राउंड चाहिए? 6 राउंड्स, क्योंकि एक ग्लूकोज में कितने कार्बन होता है? 6। तो इसका मतलब जो है यहाँ में हमें 6 राउंड चाहिए केल्विन साइकिल का, तब जाके एक ग्लूकोज बनेगा। तो अब बताओ मुझे, इस फॉस्फोग्लाइसरल्डिहाइड में कितने कार्बन हैं एक फॉस्फोग्लाइसरल्डिहाइड में? बच्चों एक फॉस्फोग्लाइसरल्डिहाइड में कितने कार्बन है? सर 3 कार्बन। 3। गुड। अब बताओ मुझे, एक फॉस्फोग्लाइसरल्डिहाइड बनने के लिए कैल्विन साइकिल के कितने ये कैल्विन साइकिल के कितने राउंड चाहिए? सर 3 राउंड। वेरी गुड। 3 राउंड। यहाँ में इसमें एक में 3 कार्बन है लेकिन एक साइकिल एक ही कार्बन फिक्स कर रहा है, तो दैट मीन्स इसके लिए 3 राउंड चाहिए। ग्लूकोज के लिए 6 राउंड चाहिए। तो यहाँ पे आप लोग लिख के रख लेना फिगर 1 राउंड ऑफ केल्विन साइकिल। या खाली आप लोग केल्विन साइकिल पे लिख सकते हैं। चलो, आर यू डन विद दिस? यस सर। हाँ, अब आप नीचे लिख लेना, फॉर द फिक्सेशन ऑफ one carbon dioxide, for the fixation of one carbon dioxide in Calvin cycle, 3 ATP। और पहले यहाँ में 2 ATP, जरा बच्चों कहाँ में यूज हुआ था? 2 ATP कहाँ में यूज हुआ था? रिडक्शन में। और प्लस 1 ATP कहाँ में यूज हुआ था? रीजनरेशन। वेरी गुड, रीजनरेशन। 3 ATP यानी कि 2 ATP रिडक्शन प्लस 1 ATP रीजनरेशन एंड 2 NADPH। जरा बच्चों ये 2 NADPH कहाँ में रिड्यूस हो यूज हुआ था? सर रिडक्शन। Reduction. For the fixation of one carbon dioxide in Calvin cycle, 3 ATP and 2 NADPH are utilized. क्लियर? यस सर। तो अब हम लोग थोड़ा सा क्योंकि ये इनसफिशिएंट है, इसमें हमें पूरा नहीं हम सीखेंगे,
अगर हमें ग्लूकोज के लिए सीखना होगा, अगर हमें सीखना होगा इसके लिए ग्लाइसरॉल्डिहाइड के लिए, तो ये इनसफिशिएंट है। तो इसीलिए मैंने पहले ही इसको बनाया। तो मैं आपको अब ग्लूकोज वाला भी अलग से बता दूंगा, फॉस्फोग्लाइसरॉल्डिहाइड भी अलग से बताते जाऊंगा। तो हम लोग अब इन फेजेस को स्टार्ट करेंगे। तो पहला फेज, ये स्टेप जो है वो है कार्बोक्सिलेशन। तो बच्चों अब आप लोग हेडिंग कर लेना यहाँ में कार्बोक्सिलेशन। तो बच्चों इसमें क्या होगा, यहाँ में कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होता है। सो देखो इसमें, इन दिस स्टेप RUBP, और RUBP का आप लोगों ने फुल फॉर्म सीख लिया। अगर आप लोगों ने अच्छे से लिखा है तो यहाँ पे लिखने का जरूरत नहीं है। राइबोलोस 1,5 बिसफॉस्फेट। In this step RUBP accepts carbon dioxide. In this step RUBP accepts carbon dioxide and gets converted to two molecules of molecules of 3-phosphoglyceric acid. Two molecules of 3-phosphoglyceric acid through an intermediate, through an 6-carbon intermediate, through an 6-carbon intermediate known as 2-carboxy, 3-keto arabinitol, arabinitol 1,5 bisphosphate. In this step, RUBP accepts CO2 and gets converted to two molecules of 3-phosphoglyceric acid through an 6-carbon intermediate known as 2-carboxy 3-keto arabinitol 1,5 bisphosphate. Clear? By the Yes, sir. help of enzyme, Rubisco. By the help of enzyme Rubisco. और बच्चों Rubisco का मतलब क्या है? राइबोलोस 1,5 बिसफॉस्फेट carboxylase oxygenase. In this step, RUBP accepts CO2 and gets converted to two molecules of 3-phosphoglyceric acid through a 6-carbon intermediate known as 2-carboxy 3-keto arabinitol 1,5 bisphosphate by the help of enzyme Rubisco. Rubisco का full form है राइबोलोस 1,5 bisphosphate carboxylase oxygenase. Is this clear? Yes, sir. अब देख लो इधर बच्चों, यहाँ मैं लिखूंगा मैं RUBP और ये RUBP पे कार्बन डाइऑक्साइड ऐड होगा। और जब इस RUBP पे कार्बन डाइऑक्साइड ऐड होगा, जरा आप लोग मुझे इस एंजाइम का नाम बता दो क्या है? एंजाइम का नाम बता दो क्या है? रुबिस्को। और इस रुबिस्को को मैग्नीशियम चाहिए।
मैग्नीशियम के बगैर ये काम नहीं करेगा। और यहाँ में एक 6 कार्बन कंपाउंड इंटरमीडिएट बनेगा। क्या कोई बच्चा मुझे बताएगा वो 6 कार्बन कंपाउंड का इंटरमीडिएट का नाम? Sir, 2-carboxy 3-keto arbutinol 1,5-bisphosphate. वेरी गुड। 3 कीटो arabinol 1,5-bisphosphate। बच्चों आरयूपीपी में कितना कार्बन एटम था? 5। अब बता दो मुझे इसमें यहाँ में कितने कार्बन एटम है? 6 Sir, कार्बन 6 एटम। carbon. और ये एक इंटरमीडिएट है। इंटरमीडिएट मतलब जो शॉर्ट लिव्ड होता है और ये ज्यादा देर नहीं बचता है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इट इज वेरी शॉर्ट लिव्ड और अनस्टेबल होता है। और जब ये शॉर्ट लिव्ड जो है ये ब्रेक होगा तो बच्चों एकदम से ये ब्रेक हो जाएगा 3-फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड में। 3-फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड में। अब बताओ यहाँ में ये आरयूबीपी क्या है? एक मोल है या ये आरयूबीपी यहाँ पे 2 मोल है? 1 मोल। और ये जो 2 कार्बोक्सी कीटो है ये भी क्या है यहाँ पे? 1 मोल। अब बता दो क्या ये 3 बीपीजी क्या 1 मोल बनेगा अब या 2 मोल्स बनेगा? 2 moles. 2 मोल बनेगा। यहाँ पे देखा ना आप लोगों ने, ये आरयूबीपी और ये आएगा और यहाँ में बनेगा 3-फॉस्फोग्लाइसरेट और ये बनेगा 2 मॉलिक्यूल। तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग कहेंगे ये 1 मोल है और यहाँ पे ये 1 मोल बनेगा और यहाँ पे ये 2 मॉलिक्यूल बनेगा 3, बिकॉज इसमें 5 इसमें 1 हो गया 6 कार्बन और ये 6 कार्बन 3 कार्बन एटम वाले कंपाउंड में बनेगा तो इसीलिए 2 मिलेगा हमें। और इसी स्टेप को हम लोग कहते हैं कार्बोक्सिलेशन। आर यू डन विद दिस? Yes, sir. तो बच्चों यही एडिशन होना कार्बन डाइऑक्साइड पे और इस बाय द हेल्प ऑफ रूबिस्को और इसको हम लोग कहते हैं कार्बोक्सिलेशन। तो लिखो इसमें दिस एडिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड with RUBP is called as carboxylation। बच्चों कार्बोक्सिलेशन में क्या कोई ATP या NADH वगैरह यूज होता है? No, sir. नहीं। गुड है। देखो इन कार्बोक्सिलेशन नो ATP और NADPH are used। अब थोड़ा रूबिस्को के बारे में हमने देखना है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो याद रख लेना बच्चों रूबिस्को इज Sir, बेस। amylose 1,5-bisphosphate carboxylase. हाँ ये तो बोल आप लोगों ने देखा है ना, कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। सो रूबिस्को इज पेस मेकर एंजाइम। pacemaker enzyme of C3 cycle and is most abundant protein and is most abundant protein on the earth। तो बच्चों ये abundant protein जो on the earth ये आपको NCERT में मिलेगा बायोमोलिक्यूल में भी, तो वहां वहां पे भी आपको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसमें लिख लेना रूबिस्को is also most abundant protein of chloroplast।
अगर आप लोगों से पूछा जाए प्लास्ट क्लोरोप्लास्ट में सबसे अबंडेंट प्रोटीन क्या है तो क्या कहेंगे आप? Rubisco. रूबिस्को। अब ये एंजाइम्स प्रोटीन होते हैं, इसीलिए मैंने कहा कि ये प्रोटीन है, बिकॉज एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। तो अब प्लांट इस अर्थ पे बहुत ज्यादा है, तो अब अगर हम लोग ओवरऑल अर्थ पे देखें सबसे अबंडेंट प्रोटीन क्या है तो वो याद रख लेना रूबिस्को। सो यहाँ पे लिख लेना रूबिस्को कंपोजेस 50% soluble protein या 50% of soluble proteins। soluble proteins in chloroplast। बच्चों क्या ये रूबिस्को थाइलोकाइड मेम्ब्रेन में होगा या ये रूबिस्को स्ट्रोमा में होगा? हाँ, Sir, stroma. वेरी गुड, स्ट्रोमा। C3 साइकिल स्ट्रोमा में होता है या थाइलोकाइड मेम्ब्रेन में होता है? Stroma में। स्ट्रोमा में, तो इसलिए ये भी होगा। अब स्ट्रोमा में होंगे सॉल्युबल प्रोटीन, और ये रूबिस्को 50% ऑफ सॉल्युबल प्रोटीन कंपोज करता है इन द क्लोरोप्लास्ट। सो नेक्स्ट पॉइंट यू कैन राइट देयर, रूबिस्को was previously named as carboxymutase, carboxyl dismutase। Rubisco was previously named as carboxyl dismutase। तो नेक्स्ट पॉइंट लिख लेना, Rubisco has dual nature। Dual nature as it can bind with CO2, as it can bind with CO2 by its carboxylase activity, or with oxygen by its oxygenase activity। बच्चों क्या रूबिस्को खाली कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ही बाइंड कर सकता है या रूबिस्को ऑक्सीजन के साथ भी बाइंड कर सकता है? ऑक्सीजन के साथ भी बाइंड कर ऑक्सीजन सकता है। तो इस नेचर को हम लोग कहते हैं ड्यूअल नेचर। ड्यूअल नेचर। ठीक है, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड करेगा कार्बोक्सिलेज, और जो ऑक्सीजन के साथ बाइंड करेगा ऑक्सीजनेस एक्टिविटी। अब अगर आप लोगों को पूछा जाए कि ज्यादा किसके साथ एफिनिटी शो करता है तो वो याद रख लेना कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। So should I turn to the next slide? Yes, sir. So next point लिख लेना आप, रूबिस्को shows more affinity। और एफिनिटी का मतलब क्या है? बाइंडिंग पावर। रूबिस्को shows more affinity for carbon dioxide than O2। ठीक, Yes, sir. तो अब कौन बाइंड करेगा, क्या कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड करेगा या ऑक्सीजन बाइंड करेगा? इट विल डिपेंड अपॉन द रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सो देखो, binding of O2 and CO2 to Rubisco depends upon the relative concentrations of O2 and CO2 in the stroma of chloroplast।
क्लियर? Yes, sir. तो अब या तो अगर ऑक्सीजन ज्यादा होगा ऑक्सीजन बाइंड करेगा, और अगर कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड होगा तो अब बता दो मुझे, क्या C3 साइकिल में अब कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी चाहिए या C3 साइकिल में ऑक्सीजनेस एक्टिविटी चाहिए? So carboxylase. वेरी गुड, कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी। तो यहाँ पे लिख सकते हैं इन C3 साइकिल, इन C3 साइकिल कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी, कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी ऑफ Rubisco is required। अगर ऑक्सीजनेस एक्टिविटी होगा उससे क्या होगा वो भी मैं आपको सिखाऊंगा, और उसको कहते हैं फोटो रेस्पिरेशन, और उस साइकिल को हम लोग C2 साइकिल कहते हैं। और अगर ऑक्सीजनेस एक्टिविटी होगा तो वो मैं आप लोगों को आगे बता दूंगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं इन C2 साइकिल, इन C2 साइकिल ऑक्सीजनेस एक्टिविटी ऑफ Rubisco is required। तो पहले हम C3 साइकिल को खत्म करेंगे, उसके बाद मैं आपको C2 साइकिल बता दूंगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप मैग्नीशियम एंड रेड लाइट are necessary for the activation of Rubisco। बच्चों यहाँ मैंने आपको कोफैक्टर दिखाया था ना, जरा कौन सा कोफैक्टर इधर लिखा था मैंने? Magnesium. मैग्नीशियम था ना। तो इस कोफैक्टर में अब जाके जब आएगा तभी ये एक्टिवेट होगा, अगर ये नहीं आएगा तो एक्टिवेट नहीं हो पाएगा। इज दिस क्लियर? Yes, sir. तो ये था हम लोगों का जो ये रूबिस्को है, और इस रूबिस्को का कैसे पहला स्टेप में काम होता है, एंड दिस फर्स्ट स्टेप वाज कॉल्ड एज द कार्बोक्सिलेशन। अब बता दो मुझे, क्या कार्बोक्सिलेशन में RuBP डायरेक्टली कन्वर्ट होता है 3-फॉस्फोग्लाइसरेट में, या कोई इंटरमीडिएट बनता है? Intermediate बनता है। इंटरमीडिएट बनेगा। बच्चों क्या नाम है उस इंटरमीडिएट का? Sir, 2-carboxy 3-keto orbital 1,5-bisphosphate. हाँ, अरेबिनोटॉल। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा इंटरमीडिएट बनता है इन द कार्बोक्सिलेशन ऑफ द C3 साइकिल। तो दिस वाज द रिक्वायर्ड थिंग्स रिक्वायर्ड फॉर दिस कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस। तो अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वाला, और वो नेक्स्ट वाला है, क्या था नेक्स्ट स्टेप ऑफ C3 साइकिल? Sir, reduction. रिडक्शन। तो बच्चों रिडक्शन में क्या होगा, यहाँ में जो 3-फॉस्फोग्लाइसरेट जो है ना वो रिड्यूस होता है, और लेकिन और यहाँ पे भी याद रख लेना आप, हाँ जरा इस रिएक्शन में यहाँ में क्या क्या ऐड हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड इधर, और इधर में आप लोग वाटर लिख लेना इधर में। मैंने आप लोगों को कहा था ना ATP NADPH के बगैर हमें क्या चाहिए, और Sir, oxygen. ना ना ना, मैंने आपको क्या कहा था, डार्क रिएक्शन में ATP और NADPH के बगैर क्या क्या कहा था मैंने यूज होता है? यहाँ लिखाया था ना, लिखाया था कि ATP NADPH के बगैर क्या क्या यूज होता है? Carbon dioxide and water. कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये इधर यूज होता है इस वाले स्टेप में, और ये वाटर इधर यूज होता है, और फिर जाके बनता है 3-फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड। सो देखो इसमें इन दिस स्टेप, in this step the 3 carbon atom, yeah, the phosphoglyceric acid, yeah, the 3-phosphoglyceric acid
is reduced to 3-phosphoglyceraldehyde. Is reduced to 3-phosphoglyceraldehyde और इसको मैंने आप लोगों को बताया था 3-PGAL कहते हैं और यह इसका नाम है ग्लाइसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। दो नाम है इसका और इसको हम लोग शॉर्टली G3P कहते हैं। Clear? Yes, sir. In this step, the 3-phosphoglyceric acid is reduced to 3-phosphoglyceraldehyde. और बच्चों ये रिएक्शन जो है ना ये जस्ट रिवर्सल ऑफ ग्लाइकोलाइसिस है। सो इसमें आप लोग लिख लेना here the reversible steps of here the glycolysis, here the glycolysis, the glycolytic steps occurs in a reversible manner, a reversible direction। ब्रैकेट है बेटर है बैकवर्ड डायरेक्शन। Here glycolytic steps occurs in backward direction, thus 3-PGA is converted to 3-PGAL through 1,3-bisphosphoglycerate. One 3-bisphosphoglycerate। अब देख लो इधर बच्चों क्या मैं आपको कह रहा हूँ। यहाँ में 3-phosphoglyceric एसिड है और ये 3-phosphoglyceric एसिड, जरा बच्चों कितने मॉलिक्यूल मिले थे हमें यहाँ पे 3-phosphoglyceric एसिड के इधर? सर 2 मॉलिक्यूल। तो मैं इसी 2 से स्टार्ट करूंगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि भाई ये 3 कार्बन कंपाउंड है और इसके हमारे पास 2 मोल्स है। तो अब इस 3-phosphoglyceric एसिड पे बच्चों आएगा एटीपी और यहाँ में 2 एटीपी का रिक्वायरमेंट बिकॉज 2 phosphoglyceric एसिड है और ये कन्वर्ट हो जाएगा 2 एटीपी में और एक फॉस्फेट इसके पास चला जाएगा और ये बनेगा 1,3-bisphosphoglyceric एसिड। क्लियर? और अब ये 1,3-bisphosphoglycerate में भी कितने कार्बन एटम होते हैं? 3 कार्बन और ये भी कितना मोल बनेगा? 2 मोल। 2 मोल। तो अब देखो यहाँ में नेक्स्ट स्टेप जो होगा अब बनेगा यहाँ में ये फॉस्फोग्लाइसरल्डिहाइड और ये फॉस्फोग्लाइसरल्डिहाइड जो है मैं लिखूंगा यहाँ में 3-phosphoglyceraldehyde बनेगा और ये वाला phosphoglyceraldehyde
बच्चों 3-फॉस्फोग्लाइसल्डिहाइड में भी कितने कार्बन एटम होते हैं? 3 कार्बन। और इसका भी कितना मोल बनेगा? 2 मॉलिक्यूल सर बनेगा। 2। और यहाँ पे भी यूज होगा NADPH। अब एक के लिए एक NADPH यूज होगा, 2 के लिए कितना NADPH यूज होगा? सर 4। ना, एक के लिए एक कार्बन के लिए एक फॉस्फोग्लाइसरेट के लिए एक NADP और 2 फॉस्फोग्लाइसरेट के लिए कितना NADP? 2। 2 अरे ये है ना ये वाला रिएक्शन। जरा यहाँ में क्या बताया था मैंने, कितना ATP यूज हुआ था? 2 सर 2 ATP। ATP। और कितना यूज हुआ था NADPH? 2 2 NADPH। NADPH। तो वही मैंने, अब ये बेसिकली NCERT ने इधर इकट्ठे लिखा है, लेकिन रियलिटी में ऐसा होता है। और ये फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड आएगा और 1,3-बिस-फॉस्फोग्लाइसरेट बनेगा और यहाँ में फिर NADPH बनेगा और NADPH NaBr। और अब इसीलिए जो यहाँ में जरा क्या था, इधर में 1,3-बिस-फॉस्फोग्लाइसरेट। अब बता दो यहाँ में 1,3-बिस-फॉस्फोग्लाइसरेट है, ये किस में कन्वर्ट हो गया? 3B। 3-फॉस्फोग्लाइस। तो दैट मीन्स यहाँ में क्या निकला होगा वापस? 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। जरा बच्चों इधर देख लो कितना ATP यूज हुआ? 2। 2 तो ATP। मैंने 2 ATP का क्या लिखा है इधर? 2 ADP, लेकिन 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट नहीं लिखा। अब बता दो मुझे वो 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मैंने यहाँ पे क्यों नहीं लिखा? 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मैंने इधर पे क्यों नहीं लिखा? जरा इस 3-फॉस्फोग्लाइसरेट ग्लाइसरेट में एक फॉस्फेट है या 2 फॉस्फेट है? जो 3-फॉस्फोग्लाइसरेट है इधर, आप लोगों को मैंने सारा ग्लाइकोलाइसिस में सिखाया था, ये बड़ा इजी है, कोई टफ नहीं है। यहाँ पे बता दो मुझे 3-फॉस्फोग्लाइसरेट में एक फॉस्फेट है या 2 फॉस्फेट है? एक। और कौन सा कार्बन एटम पे? 3 कार्बन एटम पे। अब बता दो बच्चों जो यहाँ में है, क्या यहाँ में एक फॉस्फेट है या 2 फॉस्फेट है? 2 तो फॉस्फेट। एक 1 पे एक 3 पे। तो दैट मीन्स ये ATP ने जो फॉस्फेट दिया और वो इसको दिया 3-फॉस्फोग्लाइसरेट को, और वो बना 1,3-बिस-फॉस्फोग्लाइसरेट। तो इसीलिए मैंने ATP लिखा, खाली ADP में कन्वर्ट हुआ और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इसको मिला। अब देख लो इधर, यहाँ पे जरा देख लो तो 1,3-बिस-फॉस्फोग्लाइसरेट किसमें कन्वर्ट हो रहा है? 3-फॉस्फोग्लाइसरेट में। अब बता दो बच्चों इस 3-फॉस्फोग्लाइसरेट में एक ही फॉस्फेट है या 2 फॉस्फेट है? एक एक फॉस्फेट। ही है। तो वो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो इधर ऐड हुआ था वो वापस आएगा इधर। और इसीलिए NCERT ने इधर लिखा था 2 ATP 2 NADP 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। और लेकिन वो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यहाँ में यूज होता है और फिर जाके इधर इस वाले स्टेप में बाहर आता है। तो बच्चों ग्लाइकोलाइसिस में क्या बना था? 3-फॉस्फोग्लाइसरेट। और ग्लाइकोलाइसिस में 3-फॉस्फोग्लाइसरेट किस में कन्वर्ट हुआ था? 1,3-बिस-फॉस्फोग्लाइसरेट में। और 1,3-बिस-फॉस्फोग्लाइसरेट किस में कन्वर्ट हुआ था? 3-फॉस्फोग्लाइसरेट में। और 3-फॉस्फोग्लाइसरेट किस में कन्वर्ट हुआ था? 2-फॉस्फो। 2-फॉस्फो किस में हुआ था? फॉस्फोइनोल पायरुवेट। और फॉस्फोइनोल पायरुवेट किस में कन्वर्ट हुआ था? पायरुवेट में। क्या आप बता दो मुझे ये रिडक्शन में क्या ग्लाइकोलाइटिक का फॉरवर्ड रिएक्शन चल रहा है या ग्लाइकोलाइसिस का बैकवर्ड रिएक्शन चल रहा है? बैकवर्ड रिएक्शन। बैकवर्ड डायरेक्शन, तभी मैंने लिखा हियर ग्लाइकोलाइटिक स्टेप्स ऑकर्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन। चलो अब मैं जल्दी से एंजाइम का नाम लिखूंगा और बाकी मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। यहाँ में अगर आप लोगों को याद होगा एंजाइम का नाम था फॉस्फोग्लाइसरेट काइनेस। और बच्चों अगर यहाँ याद होगा तो था ग्लाइसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेस। तो अब यहाँ पे NADPH यूज होता है तो कहेंगे हम NADPH और फॉस्फोग्लाइसरल्डिहाइड फॉस्फोग्लाइसरल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेस। तो जस्ट ग्लाइकोलाइसिस का रिवर्स है। तो यहाँ में वही ग्लाइकोलाइटिक एंजाइम और वहां में यही भी। ग्लाइकोलाइसिस में पहले ये बना था, उसके बाद ये बना था, उसके बाद ये बना था, लेकिन यहाँ में ग्लाइकोलाइसिस का रिवर्स चल रहा है। तो ये तो वही एंजाइम जो उधर यूज हुआ था वही एंजाइम यहाँ पे भी हुआ। अब बता दो बच्चों इस स्टेप में अब कितना NADH यूज होता है? सर 2। वेरी गुड। और कितने ATP यूज होता है? सर 2 ATP।
So in this step, 2 ATP and 2 NADPH are used. तो अब हम लोगों का जो ये वाला स्टेप बचा है, ये वाला रीजनरेशन, वो ये कैसे बनेगा, ये वाला। फिलहाल मैंने आप लोगों को ये वाला सिखाया और ये वाला सिखाया, लेकिन अब हमें ये वाला सीखना है और ये वाला सीखना है। तो फिलहाल हम लोग के पास टाइम नहीं है, तो ये मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। क्या किसी बच्चे को अभी तक किसी चीज में डाउट है? Should I end the meeting? No doubt, sir. चलो, take care. I will end this meeting now. Thank you, sir. Welcome.